देखो ये क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ एक्स माइनस टू इंटू ln ऑफ एक्स का बॉक्स 1 से लेके 3 तक और एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट 3 से लेके 3.5। ये क्वेश्चन था हमारे पास। इसमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने थे। फाइंड पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। याद आया? याद आया? क्वेश्चन दिया था ये या भूल गए? याद तो आ ही गया होगा। यस सर। आओ देखो कैसे करना है। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पहले रूट्स इंडिविजुअल में हम सर आ रहा है सर, वो 4-5 आंसर आए थे क्या? इसका। रूट्स में आ रहे थे ना हाँ आंसर रूट इसके। में आंसर तो लिखवा दिया था मैंने। अभी निकाल लेते हैं, एक बार देख लेना। पहले देखते हैं पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कब कब, सब इंडिविजुअल फंक्शंस की लिख लेते हैं कि कब कब हो सकती है। जैसे सिग्नम ऑफ x माइनस टू, इसकी x इक्वल्स टू 2 पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। ln x का बॉक्स, इसमें जब जब ln x इंटीजर बनेगा एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ln x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कभी भी आता नहीं है इस इंटरवल में 1 से 3 में। ये 1 है, ये 3 है, 1 से 3 में इंक्रीजिंग की ग्राफ है। तो जब जब ये इंटीजर बनेगा, इसका मतलब जब जब ln x इंटीजर बनेगा, ln ऑफ x इज इंटीजर। x कहां से कहां तक है? 1 से लेके 3 तक है। x कहां से कहां तक है? 1 से लेके 1 से 3 3। तक। तो ln ऑफ x, ln का मतलब क्या होता है? log बेस e x। ये इंटीजर कब बनेगा? ये बनेगा x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो ln x की वैल्यू 0 हो जाएगी, या फिर x की वैल्यू e हो जाएगी तो ln x की वैल्यू 1 हो जाएगी। e की वैल्यू होती थी, याद करो, 2.7। इससे आगे 3 से आगे कोई इंटीजर नहीं बनेगा। कैसे देखते हैं हम? लॉग बेस ई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर, मान लो आई लिख लिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? e टू दी पावर i। ये इधर जाएगा, धक्का देके इसको अपनी पावर बना लेगा। सर ये अब आपने e की पावर 2.7 क्या लिखा है? e की वैल्यू 2.7 होती है। अच्छा। तो x बनेगा e की पावर i, i मतलब इंटीजर। अब e की पावर i x, x कहां से कहां तक है? 1 से लेके 3 तक। ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। तो i क्या क्या वैल्यू ले सकता है? i वैल्यू ले सकता है 0, या फिर i वैल्यू ले सकता है 1। क्योंकि i अगर वैल्यू लेगा 2, इसका मतलब बनेगा e का स्क्वायर, और e का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2.7 का स्क्वायर, जो कि 3 से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब e की पावर 0 विच इज 1 और e की पावर 1 विच इज e, ये दो पॉइंट हमें इससे मिले पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब कौन सा पॉइंट होगा कौन सा नहीं होगा ये अभी देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमें एक ये मिला है और दो ये मिले हैं पहली ब्रांच से। जो हमारी पहली ब्रांच थी उसने एक, जब भी सिग्नम का इनपुट 0 होता था, सिग्नम का इनपुट इस पे 0 होता है। बॉक्स के लिए अंदर वाला फंक्शन जब इंटीजर बनता था एक्सेप्ट द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो जब ये इंटीजर बना ये दो पॉइंट मिले। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कब कब डिसकंटिन्यूअस होता है बताओ? जब एक्स इंटीजर बनता है। जब जब एक्स इंटीजर बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हमें फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर क्या लिख के दिया उसने? एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं दिया इस बार। तो अगर x 3 से 3.5 है तो मुझे बताओगे एक्स स्क्वायर 9 से लेके कहां तक होगा? 3.5 का स्क्वायर कितना होता है बताओगे? 3.5 का स्क्वायर कितना होता है? 12.25। 12 पॉइंट समथिंग, मतलब 12.25। इसका मतलब एक्स स्क्वायर क्या क्या इंटीग्रल वैल्यू ले सकता है ये भी बताओ। 9 से बड़ा रहना है और इससे छोटा रहना है, तो इंटीग्रल 10, वैल्यू ये 11, ले पाएगा। 12। बिल्कुल सही, 10, 11, 12। इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई 10, 11 और 12। ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जिसपे ये हमारे पास एक्स का फ्रैक्शनल पार्ट, तो एक्स स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट जब एक्स स्क्वायर इंटीजर बनेगा कब बन रहा है? 10, 11 और 12। जब एक्स क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा √10, √11, √12। ये 3 पॉइंट यहां मिले। लेकिन अभी तक ये प्रोबेबल पॉइंट्स है हमारे पास। अभी हमने, क्योंकि तुम्हें थ्योरम याद हो तो एक, जैसे x इक्वल्स टू 2 की बात करूं तो एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस मल्टीप्लाई होके कॉन्टिन्यूअस भी बना सकते थे। ऐसे वाले थ्योरम याद है तुम्हें? तो ये तो सिंगल फंक्शन है,
इसके साथ तो कोई मल्टीप्लाई डिवाइड है नहीं, तो ये तो तीनों पॉइंट गारंटेड हैं कि मिलेंगे ही मिलेंगे। √10, √11 और √12, तो इनको तो लिख ही लेता हूँ साइड पे, √10, √11, √12, ये तो मिलने ही मिलने। अब यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और अगर याद हो तो एक कॉन्टिन्यूअस और एक डिसकॉन्टिन्यूअस को ऐड करके डिसकॉन्टिन्यूअस ही आता था, एक कॉन्टिन्यूअस एक डिसकॉन्टिन्यूअस को मल्टीप्लाई करके मे मल्टीप्लाई और मे करके नॉट मे और मे नॉट भी सही है। याद आ गया। तो अब हम जो इनकी वजह से पॉइंट्स आए हैं, x = 2, x = 1 और x = e, ये 3 पॉइंट इनकी वजह से आए हैं। इनको बाय थ्योरम चेक करेंगे या बाय डेफिनेशन चेक करेंगे कि ये 2, 1 और e ये एक्चुअल में इस पूरे फंक्शन को एज अ होल डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि हमने इसका अलग से लिखा है और इसके अलग से लिखे हैं। अब जब दो मल्टीप्लाई होते हैं तो थ्योरम्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी रूल में आ जाते हैं। तो x = 2 पे तुम्हें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f(2) चेक करना है। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं तो कॉन्टिन्यूअस, बराबर नहीं आते तो डिसकॉन्टिन्यूअस। ऐसा ही कुछ होगा, यस और नो? यस सर। ठीक है। इसमें एक चीज और देखो, 3x = 3 पे डेफिनेशन बदल रहा है, फंक्शन बदल रहा है या नहीं? ऊपर कुछ हो रहा है, नीचे कुछ हो रहा है, दिख रहा है तुम्हें? हमने इसके पॉइंट लिख लिए ये 3, इसके पॉइंट लिख लिए ये वाले 3, तो 3 पॉइंट इसने दिए प्रोबेबल पॉइंट्स और 3 पॉइंट इसने दिए। इसके तो मुझे पता है कि पक्का होंगे ही होंगे। एक पॉइंट होगा x = 3। क्यों है ये पॉइंट? क्योंकि फंक्शन अपनी ब्रांच बदल रहा है इस पॉइंट के अबाउट। क्या कर रहा है? ब्रांच बदल रहा है। तो 3 के लिए भी तुम्हें क्या देखना होगा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f(3). अब जिस पॉइंट, लेकिन सर आप कह रहे हो जैसे ब्रांच बदल रहा है, मतलब नीचे वाले में है, लेकिन उसमें कोई इक्वल टू का थोड़ा है, मतलब उसमें तो जब मैं तुझे कहूंगा 3 की राइट हैंड लिमिट बता, तो ऊपर से बताएगा कि नीचे से? क्या 3 की? अच्छा राइट ठीक है, हैंड आगे समझ, दोनों ना, तो लेफ्ट हैंड। तुझे लेफ्ट राइट दोनों देखना है ना, तो राइट नीचे से देखेगा। अभी देख भी लेते हैं 3 के लिए राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, देख के बताओ। 3 से 3+ पे फ्रैक्शनल पार्ट 9+ पे पहुंच जाएगा x², और 9+ का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो? 9+ का फ्रैक्शनल पार्ट जल्दी से बोलो कोई। 0+। बिल्कुल सही, 0 ही कह देते हैं। फाइनल आंसर तो प्लस में देने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 0। तो इसका मतलब इसकी राइट हैंड लिमिट आई 0। लेफ्ट पे देखते हैं 3 से थोड़ा सा पहले, 3 से थोड़ा सा पहले 3 माइनस पे, तो वो क्या बनेगा, सिग्नम ऑफ 1 बनेगा, सिग्नम ऑफ 1 बनेगा। ठीक तो है। सिग्नम ऑफ 1 हमें क्या दे देगा, वैल्यू 1 इंटू ये बनेगा ln(3) का बॉक्स। ln(3) इज 1 पॉइंट समथिंग, क्योंकि ln(e) की वैल्यू होती है 1, तो e से बड़ा हो गया थोड़ा इनपुट, तो आउटपुट भी थोड़ा बड़ा होगा। तो 1 पॉइंट समथिंग, इसकी वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स इज अगेन 1, तो ये बनेगा 1 × 1, तो बना 1। 3 से लेफ्ट में जो वैल्यू मिली वो बनी 1, 3 के राइट में जो वैल्यू मिली वो बनी 0। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट नहीं है, तो 3 भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। फाइनल आंसर में लिख लिया, ये फाइनल आंसर लिख रहा हूं यहाँ पे। ये तीनों होंगे ही होंगे, गारंटेड है, क्योंकि ये तो सिंगल फंक्शन था, इसने तो किसी से लेना देना करना नहीं है, इन्होंने करना है आपस में, और 3 पे फ्लक्चुएट हो रहा है। तो 3 को चेक करा तो हमारे पास आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। 3 कैसे आया समझ गए? यहाँ से लिमिट निकाली 0 आ रही है, ऊपर से लिमिट निकाली 1 आ रही है। किसी भी लिमिट में डाउट हो तो 3 के लिए पूछ लो फटाफट। अच्छा सही है। अब हमारे बचे थे 2, 1 और e, इन 3 पॉइंट्स को चेक करना बचा था, तो मैं लेता हूँ x = 2। 2 को चेक करें, तो 2 के लेफ्ट, राइट और f(2) को चेक करना होगा। 2 + 2 और 2 माइनस, या इधर प्लस लिख लेता हूँ, इधर माइनस लिख लेता हूँ। 2 माइनस, देखो ln(2) log बेस e2, log बेस e2 की वैल्यू बताओगे कितनी होगी? बेस की वैल्यू है 2.7, इट इज 0 पॉइंट समथिंग। यस और नो बोलो, यस और नो? इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगी, ये समझ रहे हो कैसे? यस सर सर। तो 0 पॉइंट समथिंग होगी। देखो अब, एक बार बताओगे कैसे? अरे ये है log बेस e की वैल्यू कितनी होती है 1, log Yes. बेस e 1 की वैल्यू कितनी होती है 0।
अब जो log बेस E2 है वो इनके बीच में है ना, अब वो Yes, log sir. तो इंक्रीज करता है, तो 1 से आगे इंक्रीज करेगा। जब 2.7 पे आया तो वैल्यू बनी 1, तो इसकी तो 0 पॉइंट समथिंग आएगी ना 2 की। ठीक है सर। ठीक है, तो 0 पॉइंट समथिंग का बॉक्स कितना आएगा बताओ? 0. 0 आएगा। अब 2 के लेफ्ट में, 2 माइनस में, 2 से जस्ट पहले ये वैल्यू देगा -1 और वो देगा 0। 2 पे ये देगा 0, ये भी देगा, और 2 के प्लस पे ये देगा 1, ये देगा 0। इसका तो डेफिनेशन यही थी कि अगर इनपुट नेगेटिव हुआ तो -1, 0 हुआ तो 0, आउट इनपुट पॉजिटिव हुआ तो 1। लेकिन लॉग ने क्या करा, 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू देखे उसके बॉक्स ने उसको क्या बना लिया 0। तो 0 जब मल्टीप्लाई हुआ फाइनल आंसर क्या मिला, हमेशा 0। लेफ्ट राइट और एफ ऑफ ए सब बराबर हो गए, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूटी वाला होगा या नहीं बोलो? इस पे डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं आएगी। तो ये वो एग्जांपल हो गया कि एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, डिसकॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस मल्टीप्लाई होके क्या बना देंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो x इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा। ऐसे ही 1 और e को भी चेक कर लेते हैं एक बार। 1 को चेक करते हैं एक बार, आ जाओ। 1 के लिए क्या करना होगा, 1 माइनस पे, 1 पे और 1 प्लस पे, तीनों पे चेक करना होगा। देखें जरा, इसी में आना है। तीनों पे ये क्या वैल्यू देगा मुझे बताना, सिग्नम ऑफ x माइनस 2। जब मैं 1 डालता हूँ, 1 माइनस डालता हूँ या 1 प्लस डालता हूँ, इसने तो -1 ही देनी है, क्योंकि इसका इनपुट तो हमेशा नेगेटिव ही रहना है, मानते हो? x की जगह पे 1 डालूं या फिर 1 से थोड़ा छोटा या फिर 1 से थोड़ा सा बड़ा, हमेशा इसका इनपुट नेगेटिव रहना है, तो इसने तो -1 ही वैल्यू देनी है। मानते हो इस बात को, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ln1 की वैल्यू कितनी होती है, ये लिखी थी यहाँ पे। ln1 की वैल्यू 0, तो 1 पे ये 0 मिलने वाला है, 1 प्लस पे 0 पॉइंट समथिंग 0 मिलने वाला है। लेकिन 1 माइनस पे बताओ, 1 माइनस पे इसकी वैल्यू माइनस नेगेटिव हो जाएगी, 1 से थोड़ी सी पहले नेगेटिव हो जाएगी, तो ये -1 मिलने वाला है। मिलने वाला है या नहीं? क्या सर? 1 पे कितनी वैल्यू ले रहा है लॉग, यहाँ से देखो, 0. तो 1 से थोड़ी सी पहले क्या लेगा, ठीक है सर. नेगेटिव लेगा, और नेगेटिव मतलब -0 पॉइंट समथिंग, तो उसका बॉक्स उसको क्या बना देगा, -1 बना देगा या नहीं? Yes, sir. तो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी आएगा या डिसकॉन्टिन्यूटी, बताओ? डिसकंटिन्यूटी। पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। अब बचा x इक्वल्स टू e, तो e के लिए भी चेक करो, e पे चेक करो, e माइनस पे, e पे और e प्लस पे। अपनी नोटबुक में चेक करके बताओ फटाफट। सर ये क्वेश्चन काफी बड़ा नहीं है? हाँ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सारे थ्योरम एक साथ लग रहे हैं, तो मतलब क्या ये क्यों पूछ रहा है, क्वेश्चन बड़ा है तो हम करेंगे नहीं क्या, ऐसा कह रहा है? नहीं, ऐसा है ना, मतलब ये जल्दी सॉल्व करते हैं। अरे तो वो पेपर में तो जो ही नहीं है ना, सारे हमें निकालने को कहे। वो ऐसा भी कह सकता है भाई x इक्वल टू e पे चेक कर दो इस पॉइंट को। अच्छा. किसी एक पर्टिकुलर, दो पर्टिकुलर के लिए भी पूछ सकता है ना, या इन इंटरवल को छोटा करके दे सकता है। e पे चेक करके बताओ मुझे, e प्लस e माइनस, ये लिखा हुआ है फंक्शन, e की वैल्यू होती है 2.7, ये लिखा हुआ है फंक्शन e प्लस e माइनस पे। बना ई पे कुछ? एक चीज हमने ध्यान नहीं करी, देखो इधर इंटरवल 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो 1 पे मुझे क्या चेक करना चाहिए ये बताना। 1 से स्टार्ट हो, 1 के लेफ्ट में कुछ है, यहां से बताओ इस इंटरवल को देख के। 1 के लिए जब हम चेक कर रहे थे, तो 1 माइनस मुझे चेक करना चाहिए, यस और नो? नो. नहीं, तो हमें 1 पे करना और 1 प्लस पे। 1 और 1 प्लस पे दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस ही हो जाएगा। हमने डिसकॉन्टिन्यूस लिख लिया 1 माइनस की वजह से, लेकिन 1 के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं। एंड पॉइंट पे लिमिट कैसे चेक करते थे, याद करो, उस पॉइंट पे और उससे जस्ट आगे। समझ गए क्यों मैंने 1 माइनस हटाया?
1 माइनस तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल भी नहीं थी, हमने ऐसे ही देख लिया फ्लो में। तो 1 पे भी कॉन्टिन्यूअस हो रहा है। ई पे चेक करके मुझे बता दो ई पे क्या हो रहा है। ई पे चेक करके देखे जरा, सिग्नम ऑफ x माइनस 2 इंटू ln ऑफ x बॉक्स है। तो e प्लस ई माइनस पे क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, यहाँ पे e 2.7, यहाँ तो 1 ही मिलनी है तीनों जगह। सिग्नम की वैल्यू कैसे लिखता हूँ ये समझ आ जाती है तुम्हें। जब मैं e की वैल्यू डालूंगा 2.7 तो इनपुट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे मैं प्लस डालूं चाहे थोड़ी सी छोटी थोड़ी बड़ी डालूं, इनपुट पॉजिटिव ही है। 2.7 डालूं, 2.7 से थोड़ी बड़ी डालूं, 2.7 से थोड़ी सी छोटी डालूं, इनपुट पॉजिटिव है तो सिग्नम का आउटपुट हमेशा 1 ही आने वाला है। इसको देख लेते हैं। ई पे वैल्यू मिलती है 1, ई से जस्ट पहले 1 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0, और ई के बाद 1 से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1। मुझे बताओ क्या लेफ्ट राइट और एफ ऑफ ए बराबर आ रहे हैं, यस और नो। लेफ्ट राइट और नो एफ ऑफ ए सर, नहीं आ रहे, डिसकंटिन्यूटी। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो मैं इसको भी अपने फाइनल आंसर में लिख लेता हूँ। ये 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई, ये 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई। देखो अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो। थोड़ा लंबा सा है क्वेश्चन। सही है भाई, यस सर। ठीक है। अब देखो ये तो हमने बहुत डिटेल में करा इसको, वैसे इसको हमें सिर्फ ओरली, जब हम थोड़े और एक्सपर्ट हो जाएंगे कॉन्टिन्यूटी में तो हम इसको ओरली भी ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखो कैसे, सिग्नम ऑफ x माइनस 2 इंटू ln ऑफ x, ln x का मतलब लॉग बेस e की बात हो रही है, x स्क्वायर का फ्रैक्शनल पार्ट, और इधर देखते हैं ये क्या कह रहा है हमें 1 से लेके 3 तक, और ये क्या कह रहा है हमें 3 से लेके 3.5 तक। सही है। सबसे पहले प्रोबेबल पॉइंट्स लिख लेता हूं, प्रोबेबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। प्रोबेबल पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, पहले इसको देखते हैं। x 3 से लेके 3.5 है तो x स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 9 से लेके 12 पॉइंट समथिंग तक, और जब जब ये इंटीजर बनेगा तब तब डिसकंटिन्यूटी आएगी। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 10, 11, 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी √10, √11, √12। ये तो समझ गए, ओरली लिखे थे हमने वैसे भी और वैसे भी। अब इससे देखते हैं ये कब होने वाला है 2 पे, इसको देखते हैं ये कब होने वाला है 1 से लेके 3 तक, जब जब ये e की मल्टीपल e की पावर में बनेगा, मतलब e की पावर 0 या फिर e की पावर 1, और 3 पे फंक्शन फ्लक्चुएट कर रहा है तो ये 3। ये सारे प्रोबेबल पॉइंट्स है। ओरली लिख दोगे अब ये, यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है, ये सिंगल फंक्शन था, इसको तो कोई थ्योरम डिस्टर्ब करेगी नहीं, तो ये पॉइंट और ये तो गारंटेड आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इसके साथ कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा होता या ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा होता तो हम सोचते कि थ्योरम लग के हो सकता है डॉट डिसकंटिन्यूअस ऐड होके कॉन्टिन्यूअस ना बन जाए या ऐसा कुछ ना हो जाए, लेकिन ये तो अकेला ही है, सब संभाल लेगा। 3 पे प्लस माइनस पे देखते हैं। 3 प्लस पे जब राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो आएगा 9 प्लस, 9 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट होता है 0, और जब 3 इधर डालूंगा तो ये आएगा 1, ये आएगा 1, तो बनेगा 1। ओरली बता सकता हूँ कि 3 भी हमारे पास पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। 3 समझ गए कैसे, 3 को जब इधर डाला बना 9 प्लस, 9 प्लस का फ्रैक्शनल पार्ट है 0, तो इधर से आई 0। 3 को जब इधर डाला इट इज 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग का बॉक्स इज 1, और सिग्नम का इनपुट हुआ पॉजिटिव, इट इज अगेन 1, 1 into 1 इज 1, इधर से 0 आया था इधर से 1, तो कह दिया 3 भी होगा। ओरली हो गया। सर ये 3 वाला बताना दोबारा है। किसमें, लॉग में, सिग्नम में, या किसमें? लोग में। लॉग 3 कितना होता है ये पता है, लॉग पढ़ा है तुमने? मतलब यही पता है, लोग 10 1 हो गया, लोग बेसी ऐसे 1 हो गया, ये पता। लॉग की वीडियोस देखी है जो 11th वाली डाली थी? यस सर देखते हैं। नमन तूने देखी है? ऐसे याद नहीं है सर, क्या कुछ था बताओ थोड़ा, फिर बताऊं दूंगा। अच्छा, अगर मैं तेरे से log 3 ln 3 पूछ रहा हूँ तो इसकी वैल्यू बता सकता है कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली, कि 1 पॉइंट समथिंग होगी या नहीं होगी? हाँ ये जैसे E 2.7 होता है तो वो हाँ। उसमें क्या उसकी पावर होगी कि वो आंसर आएगा? अरे वो तो ठीक है, log बेस e कितना होता है ये? 1 हो गया तो 1 हो ना गया ना, 0, तो 1 हो गया सॉरी। ये 1 होता है।
log बेस ई 1 होता है 0। ये 0 होता है। अब देख जैसे जैसे इनपुट बढ़ता रहता है, log का जब भी बेस 1 से बड़ा हो तो उसका ग्राफ ऐसा होता है ना, देख इनपुट इंक्रीजिंग sir. ग्राफ होता है, इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है। तो ये जो वैल्यू हो गई इनपुट की, ये 2.7 से बड़ी हुई है कि छोटी हुई है? बड़ी हो गई। बड़ी हो गई, तो ये 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग ऐसे। और Okay, आगे sir. जब जाऊंगा मैं log बेस ई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बाहर आ जाएगा प्रॉपर्टी से, तो फिर ये 1 बन जाएगा। लोग बेस ई पावर 4 का क्या होगा? 2 कितने ई से की बड़ा पावर होगा? 4, यहाँ पे ई की पावर 4 4। हो जाएगा, 4 आएगा। ई की पावर 4 नहीं, ई स्क्वायर की हाँ। जगह 4। ये देखना, ये देख ई स्क्वायर 2.7 का स्क्वायर बताओ मुझे एक बार अप्रोक्सीमेटली। लगा लो सर, अप्रोक्सीमेटली 5 लगा के पॉइंट बताओ। कुछ। 7 पॉइंट कुछ होता है। तो ये देख log बेस ई 7.3 जाके 2 बन रहा है, जब इनपुट में 7.3। अब तू यहाँ पे 4 रख ले, तू यहाँ पे 5 रख ले, तू यहाँ 6 रख ले, तू यहाँ 7 रख ले, आएगा 1 पॉइंट लेस समथिंग, देन 2 ही ठीक है। क्योंकि 7.3 पे जाके वो 2 बन रहा है। इससे बीच में कुछ मतलब भी रखेगा 1 पॉइंट 7.3 समथिंग ही के आएगा। नीचे 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। हाँ 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 हाँ। और 1 पॉइंट समथिंग आएगा तो बॉक्स उसको क्या बना देगा? 1 1 बना देगा। अब समझ गए कैसे देख रहा हूँ मैं? तो ये वैल्यू Yes, 1 आई, sir. ये भी 1 आई, मल्टीप्लाई होकर 1 बना, इधर 0 बना था, इधर 1, तो 3 आ गया हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब मुझे चेक करना है इन सबको, मान लो 2 को चेक करता हूँ, सही है। अब ये सोचो, मैंने अभी तुम्हें बताया 2 डालो, 2 प्लस डालो या 2 माइनस डालो, इसने क्या वैल्यू देनी है हमेशा? यहां से देखो 1 है और ये 2.7 है। 2 पॉइंट जब इनपुट 2 2.7 तो हुआ 1 ही तब, देनी है। इधर देखो, इधर 2.7 हुआ इनपुट, तो आंसर कितना आया? 1 1। और मेरा इनपुट कितना है? 2। तो 1 से छोटी नहीं आएगी वैल्यू? 0 0, बिल्कुल सही। तो मैं लेफ्ट में देखूं, राइट में देखूं, इसने तो हमेशा 0 बनना है या नहीं? 2 पे देखूं 2, 2 प्लस पे देखूं या 2 माइनस पे देखूं, बनना है इसने 0। बनना है। अब ये अपनी वैल्यू बदल भी ले तो कोई फर्क पड़ेगा हमें, बताओ? सर, मतलब 0 से कैसे कह रहे मल्टीप्लाई हो? होके 0 ही हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई होगा ही होगा, अच्छा, ये वैल्यू बदले या नहीं बदले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आने वाली है? 0। तो ये तो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा। ऐसे ही 1 पे देखते हैं एक बारी। 1 पे भी नहीं होगा, 0 ही आ रहा है। 1 पे लेफ्ट में तो देखना ही नहीं है, 1 पे क्या करना है? 1 पे देखना है, और राइट पे 1 पे भी ये 0 होता है, 1 के राइट में भी 0 होता है। अब ये बदले के नहीं बदले हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर हमेशा 0 आना है, तो ये भी नहीं होगा। देखो बाकी सारे होंगे। ई पे चेक कर लो, ई पे कौन है? ये तो ई की वैल्यू डालूंगा 2 पॉइंट समथिंग, ये तो 1 ही बनाएगा। 2.7 माइनस 2 इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनपुट है तो 1 बनाएगा। ई पे ये कितनी वैल्यू लेता है बोलो भाई? 1 ln 1 हो ई से जाएगा। जस्ट पहले क्या लेता है? अच्छा 0 0 पॉइंट समथिंग, तो बॉक्स उसको 0 बना देगा, तो लेफ्ट और राइट में इसने अपनी तो ये वैल्यू भी नहीं होगा बदल ली, फिर। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं, बस ओरली ऑब्जर्व करा। अगर किसी भी सर पॉइंट ln x अब e के केस में 0 हो जाएगा ना? ln x e के ln e तो 1 होता है ना, e से जस्ट नहीं, पहले, e से जब जब तो लेफ्ट हैंड लिमिट ई देखेगा, नेगेटिव। हाँ e माइनस पे, तब वही 0.99 ऐसा कुछ बनेगा, बॉक्स उसको मतलब अभी ये e वाला है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कह रहे हो? है। ये देख, इसको अलग से लिख के समझा देता हूँ। ln x का बॉक्स है, तूने कहा e पे वैल्यू बताओ, तो बना ln e का बॉक्स। ln e कितना होता है बोल? 1 होता है। 1 होता है। मैंने तुझे कहा e माइनस पे बता, तो ठीक है, ln वो ऑफ भी e पॉजिटिव हो। माइनस का बॉक्स, हाँ, ये 1 से थोड़ा सा छोटा बॉक्स क्या बना देगा? 0 हो 0। जाएगा। ठीक है सर, आगे समझ। ऐसा मैं ओरली ऑब्जर्व करा रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें जबरदस्ती ओरली करना है, वहां तुम नहीं पेन सर, से लिख के ठीक भी है। देख सकते हो, लेकिन ओरली हो जाए तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा लेंथी ओके क्वेश्चन था, बहुत सारे पॉइंट्स थे, लेकिन किसी भी पॉइंट पे वो चेक कर। जैसे एक पॉइंट हम बीच में भूल गए, तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि ये 1 के लिए क्या देखना चाहिए हमें? सिर्फ ये और राइट, राइट हैंड लेफ्ट में लिमिट। तो है ही नहीं। यस सर। तो हम जब फ्लो में कर रहे थे तो हम उसकी लेफ्ट भी देख गए थे, और तुम्हें याद हो तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया था डिसकंटिन्यूअस वाला पॉइंट। फिर बाद में याद आया कि हाँ नहीं जी भाई, सर। वो तो देखना ही नहीं है। तो तुम सारे सोते रहे आराम से कि ठीक है जो सर कर रहे हैं सर नहीं सही। सर, सो नहीं रहे सर।
हाँ, तो हमने टॉपिक कर लिया था, वो वाला कर लिया था कि रैशनल के लिए अलग से डिफाइंड है फंक्शन, और इररेशनल पड़ोसी पता ही नहीं चल रहा था कौन है, रैशनल या इररेशनल। याद आया? यस सर, लास्ट क्वेश्चन वही था। लास्ट क्वेश्चन वही था हमारे पास। और हमने क्या कहा था, अगर वो बराबर हो गए दोनों, मान लो एफ एक्स कुछ ऐसे दिया हुआ है, एक्स और एक्स माइनस वन, ये वाला करा था, एक्स बिलोंग्स टू रैशनल और एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू रैशनल। अगर हमारे पास एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे एक्स माइनस वन नहीं था, वन माइनस एक्स इक्वल्स टू वन माइनस एक्स हो गया, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू हाफ हो गया, सिर्फ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी होगा। इसके अलावा हमेशा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटीन्यूअस। याद आ गया ये पॉइंट? यस सर। क्योंकि हाफ पे आ लेफ्ट गया और सर। राइट दोनों बराबर आ रहे हैं, पड़ोसी रैशनल है या इरेशनल है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम मिलेगी, इसकी गारंटी है। यहां तक हमने करा था। अब मैं बात कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी फॉर कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट याद है? कॉम्पोजिट फंक्शंस कौन से सुना होते सुना थे? सा है, कंपोजिट छोटे क्लास में सुना था। एफ ऑफ जी एक्स जी ऑफ एफ एक्स वाले ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन, याद है? एफ ऑफ जी एक्स और जी ऑफ एफ एक्स वाले। तो अब वो कह रहा है, सुनो, अब वो कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो मुझे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसके कॉन्टिन्यूस होने के लिए ये जो ए इनपुट है ये जी के पास जाएगा कि एफ के पास जाएगा? पहले जी के पास जाएगा सर, पहले फिर वो जी पूरा फिर इनपुट एफ एफ ऑफ के जी एक्स पास बन जाएगा। जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, जी शुड बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है, ठीक है, फिर तो एफ भी या कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एक मिनट क्यों सुनना अगर मेरी बात है। अच्छा अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं इफ जी इज continuous at x equals to a and f is continuous at x equals to a, this implies f of gx is continuous at x equals to a. True या false? g भी continuous है a पे और f भी continuous है a पे, f of gx continuous होगा a पे। True या false? फॉल्स सर, मे और मे नॉट बी कॉन्टिन्यूस इनटू कॉन्टिन्यूस, नहीं ट्रू होगा अबे एक बोलना, मेरे ख्याल से। ट्रू है। बाकी लोग, सही है सर। बाकी ट्रू लग रहा है। ट्रू लग रहा है ना, लेकिन ट्रू है नहीं, मे और मे नॉट अरे बी। सर, क्यों? कॉन्टिन्यूस प्लस कॉन्टिन्यूस से कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लाई डिवाइड में भी तो वही आता है ये कोई ये ना ही प्लस हो रहा है, ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ना ही डिवाइड हो रहा है, ये सर। इनके एफ फंक्शन में आ रहा है ऑफ सर जी ऑफ उसका। एक्स का मल्टीप्लाई तो हो रहा है सर। यार एफ ऑफ जी एक्स मल्टीप्लाई होता है, पागल है? फंक्शन में फंक्शन आ रहे हैं तो। फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन जा रहा है ना। अच्छा अच्छा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखूं या साइन ऑफ कॉस एक्स लिखूं, दोनों अलग अलग नहीं दिखता तेरे को? यही तो पता करना था ना, क्या ये दोनों अलग अलग है। अलग अलग है? ऑब्वियसली ये एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन है, एक फंक्शन के इनपुट में दूसरा फंक्शन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, x इक्वल्स टू a जो गया है वो क्या f को मिला है या g को? जी को मिला है पहले। जी को मिला तो है। मैं लिख रहा हूं इफ g इज continuous at x equals to a and f को क्या इनपुट मिला है? कंटिन्यूस। जी मतलब जी वो ये बनेगा अपना if g is continuous at x equals to a and f is continuous at x equals to g of x. x की f की कॉन्टिन्यूटी a से, f की कॉन्टिन्यूटी a से कोई मतलब नहीं है, f को तो कभी a मिला ही नहीं इनपुट में, सोचो मिला है? नो नहीं सर, जी को मिला है। f को तो कभी भी, f को कभी भी इनपुट मिला नहीं है। f को मिला क्या, g ऑफ a, जो ये पूरा आंसर मिलेगा वो f के पास जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, इफ g is continuous at x equals to a and f is continuous at x equals to g of a, this implies f of gx is continuous at x equals to a. ये वाली लाइन सही है, ये वाली लाइन सही नहीं है। ये मे और मे नॉट बी का केस है, ऊपर वाला, नीचे वाली सही है। दोनों में डिफरेंस समझ आया तुम्हें? देख लो एक यस बार अच्छे सर। से।
और नीचे वाली तो सही है, ऊपर वाले में मे और मे नोट का कैसे है? तो वो लाइन ही गलत होगी बिल्कुल ही। एफ का तो एक्स के साथ रिलेशन ही नहीं, एफ का तो जी एक्स के साथ रिलेशन है। हाँ तो कोई बात नहीं, कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि ये भी इस पे कॉन्टिन्यूस हो, ये भी इस पे कॉन्टिन्यूस हो, तब भी ये कॉन्टिन्यूस हो जाए, ऐसा आ तो सकता है ना। एक्चुअल स्टेटमेंट ये है। अगर मान लो कि एक कॉन्टिन्यूस एक डिसकंटिन्यूस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे एक कॉन्टिन्यूस है एक डिसकंटिन्यूस है, वो सब अलग चीजें है, वो भी आएंगी। अभी हम इसकी बात करें, ये लाइन पढ़ लो पहले। ठीक है तो आगे समझ। सबको समझ आ गई भाई? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब पॉइंट क्या है कि x जो आना है वो g के पास आना है, तो g किस पे होना चाहिए? a पे। और f के पास क्या आना है? g ऑफ a। तो अगर f g ऑफ a पे और g a पे कॉन्टिन्यूस है तो f ऑफ g x कॉन्टिन्यूस होगा, ये गारंटेड है। समझ गए ये पॉइंट? यस सर। ठीक है, बाकी कॉम्पोजिशन में बेसिक डेफिनेशन से चेक करेंगे। हो सकता है कि अंदर वाला, कभी ऐसा हो सकता है कि अंदर वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, बाहर वाला, अंदर वाला डिसकॉन्टिन्यूस है, बाहर वाला कॉन्टिन्यूस है, फिर भी ओवरऑल हो सकता है कि कॉन्टिन्यूस आ जाए। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, सिग्नम ऑफ x, ये मान लो f(x) है और gx है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, फॉर एग्जांपल दिस। पहला सिग्नम f(x) बताना, पहला f(x) कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस? f(x) के बारे में क्या जानते हो, कॉन्टिन्यूस है डिसकॉन्टिन्यूस? f(x) के बारे में क्या जानते हो? जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस, बाकी हमेशा कॉन्टिन्यूस, ये जानते हैं। जीरो पे डिसकॉन्टिन्यूस, बाकी हमेशा कॉन्टिन्यूस, यही जानते हैं हम, बोलो। ठीक है, और इसके बारे में हम जानते हैं जब जब इंटीजर हो जाएगा तो डिसकॉन्टिन्यूस, उसके अलावा हमेशा कॉन्टिन्यूस, यही जानते हैं। यस सर। ठीक है, अब मैंने तुमसे कहा f ऑफ जी एक्स की बात करता हूँ, f ऑफ जी एक्स की बात करता हूँ, तो बनेगा सिग्नम ऑफ x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस 1, ऐसा बनेगा। इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। यस सर। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी, आएगी या नहीं? यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 1 होता था, 1 ऐड कर दिया तो 1 से 2 हो जाएगा, और हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो x कुछ भी डालता रहो हमेशा आंसर कितना आता रहेगा? 1 आता रहेगा। अब देखो, ना तो ये था ना तो ये था, लेकिन कॉम्पोजिशन के बाद ऑलवेज कॉन्टिन्यूस आ गया। तो कॉम्पोजिशन को जनरली डेफिनेशन से, कभी भी कोई रूल नहीं होगा ऐसा कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है ये वो है डिसकॉन्टिन्यूस तो क्या होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। जनरली हमेशा रूल से चेक करेंगे जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है न्यूज। ठीक है सर। सर एक बात और, वो केवीपीवाई के पेपर ऊपर की डेट डूट बता दो, आने वाली है तो। केपीवाई पिछली बार तो यार 31 जनवरी को हुआ था, कोरोना की वजह से सब डिलेड चल रहा है, बाकी आएगी तो मैं बता दूंगा। सर लेकिन फिर भी पहले एनरोल करना होता महीने पहले। नहीं नहीं, वो तो मुझे पता है, वो नोटिफिकेशन आएगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है आइए, सर। तो मैं, और वो ओलंपियाड्स भी होते हैं, मैंने पिछली बार दिए थे, वो कौन से होते हैं? हाँ एनटीए नेशनल वाले। हाँ, हाँ तो उसकी भी। जैसे ही जो डेट पता चलेगी मैं ग्रुप पर डालता रहूंगा। ठीक है सर। ओलंपियाड वाले तो स्कूल वाले बता देते हैं ना। अरे वो वाले ओलंपियाड नहीं, मैंने पिछली बार दिए थे, वो पता क्या था, मतलब वो 22 साल के भी दे रहे थे अरे लोग। दिए दिए थे तो ठीक है, दे के कोई फायदा हुआ था ये बता। ऐसे था मतलब कि वो सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा कि रैंक रूम थोड़ा आ गया हो, ये आपको लगता है? तो सर्टिफिकेट ले क्या करेगा? सर फिर भी वो हो जाता है एक, मतलब कि वो आ जाती है एक अंदर, हाँ जैसे पेपर हाँ, देने की, समझ रहे हो? खुशी सी आ जाती है ना कि ओलंपियाड बाईस का बाईस पेपर साल के दिया। बच्चे पेपर दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ वही पेपर। हाँ, तो एबीसीडी लिखना सिखा दो तेरे को। नहीं सर, ऐसा भी नहीं था वहां पे। ओलंपियाड तगड़ी चीज होती है। पता है देखो भाई, सर। सवाल देखो, मैं बता दूंगा जैसे जैसे जो फॉर्म आएगा। fx दिया हुआ x minus 2 x less than equals to 0 और 4 minus x square x greater than 0, discuss the continuity for y is equal to f of fx। इसके बारे में continuity चेक करनी है, अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगा, बहुत ही ध्यान से। बोलो भाई, मुझे ये बताओ, पहले fx को देख लो ध्यान से। इस तरह के क्वेश्चन कैसे डील करने होते हैं, ध्यान से सुनना। पहले fx को देखते हैं। अगर मैं कहूं ये लीनियर है, क्या कभी भी लीनियर डिसकंटिन्यूअस होता है क्या? लीनियर फंक्शन कभी भी डिसकंटिन्यूअस होता है क्या?
कॉन्टिन्यूस होता है। कॉन्टिन्यूस ही होता है, तो ये तो कभी टेंशन देगा नहीं, ठीक है। ये है क्वाड्रेटिक। और तुम्हें याद हो तो पॉलिनोमियल तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूस होता है। पॉलिनोमियल कोई भी बनाना है तो पेन तो उठाना नहीं पड़ेगा, बनते चले जाएगा। सही कह रहा हूँ भाई? सही कह रहे हो। अब तुम उससे पंगे ले लो कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट लगा दिया, सिग्नम लगा दिया, या फिर बॉक्स लगा दिया बाहर, तो अलग बात है। अभी इन पे कुछ लगा नहीं हुआ, तो ये दोनों कभी भी हमें परेशान नहीं करेंगे। सही कह रहा हूँ मैं? यस सर। ये भी ऑलवेज कॉन्टिन्यूस है, ये भी, लेकिन 0 पॉइंट ऑफ फ्लक्चुएशन है, तो 0 पे मुझे ध्यान रखना चाहिए। 0 से पहले ये सब संभाल लेगा, 0 के बाद ये सब संभाल लेगा, लेकिन 0 पे ये दोनों अलग अलग हैं, तो 0 पे मुझे ध्यान रखना चाहिए। सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। 0 पे देखते हैं, 0 माइनस पे क्या वैल्यू मिल रही है? 0 पे या 0 से -1 जस्ट पहले यहां से मिलेगी -2। 0 पे या फिर 0 माइनस पे वैल्यू मिल रही है -2 यहां से। 0 प्लस पे क्या वैल्यू मिल रही है? 0 प्लस पे, 2 -2 ही मिल रही है। 0 प्लस पे जीरो Four. से थोड़ी, हाँ 4 बिल्कुल सही। 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू ऊपर नहीं डालूंगा, नीचे डालूंगा। 0 प्लस ग्रेटर देन 0 हो गए ना अब? नमन समझ गया? अच्छा ठीक है सर, मैं ऊपर ही डाल रहा था। तो वही तो पहले -2 मिल रही थी, अब 4 मिल रही है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट बराबर है या नहीं? अलग है, डिस्कंटिन्यूस। तो मैं क्या कहूंगा, x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर fx। सही कह रहा हूं भाई मैं? 0 से पहले कॉन्टिन्यूस है, क्यों, ये कभी दिक्कत नहीं करेगा। 0 के बाद भी कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 0 पे उसने डेफिनेशन बदली है, तो 0 पे मैंने चेक करा, अलग अलग आई, तो मैंने कह दिया fx जो है वो x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूस है। सही कह रहा हूं मैं भाई? यस सर। लेकिन अब मुझे क्या, उसने fx पूछा है या f ऑफ fx पूछा है? एफ ऑफ एफ। f ऑफ fx पूछा है, तो हमें क्या करना होगा, f ऑफ fx को पता लगाना होगा। f ऑफ fx, अब ध्यान से देखो, f ऑफ fx की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। मुझे इतना पता चल गया कि जब f का इनपुट 0 होगा, जब f का इनपुट 0 होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इतनी बात मानते हो, यस और नो? जब f यस का सर। इनपुट 0 होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इतनी बात मानते हो, यस और नो? यस सर। पक्का? यस। इस टाइम पे तुम्हें f का इनपुट कौन दिख रहा है, बोलो? fx। ये पूरा दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं, जब ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी तब भी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। एक तो ये वैल्यू 0 हो जाए, ये वाला f डिसकंटिन्यूटी ला सकता है। एक बार ये पूरी वैल्यू 0 हो जाए, बाहर वाला f भी डिसकंटिन्यूटी ला सकता है, क्योंकि अभी हमने ऑब्जर्व करा कि f का इनपुट जब भी 0 होगा तो डिसकंटिन्यूटी आ रही है। दिख रहा है तुम्हें? यस सर। तो अब वो f ऑफ fx की बात कर रहा है, तो एक बार तो x 0 होने पे वो तो लिख ही लिया हमने, खैर। और एक बार पूरा fx जब 0 हो जाएगा तो बाहर वाले f के इनपुट में क्या मिलेगा, 0, क्योंकि जब भी f के इनपुट में 0 मिल रहा है तो दिक्कत हो रही है। तो बाहर वाले f के इनपुट में 0 मिलेगा तो दिक्कत हो सकती है। तो मतलब ये fx को क्या रखना है, तुम्हें 0 रखना है। fx दिया हुआ है, ये 0 रखें। एक बार x - 2 को रखते हैं 0, एक बार 4 - x² को रखते हैं 0। यहां से x की वैल्यू आई 2, यहां से x की वैल्यू आई +-2। ऐसा हुआ? यस सर। ऊपर वाली ब्रांच में x क्या चाहिए था, < 0। ऊपर वाली ब्रांच से जो x आया है, क्या वो < 0 आया है? हाँ। नो। नो नहीं सर। आया है, तो मतलब ये तो सॉल्यूशन नहीं है। नीचे वाली ब्रांच में चाहिए था x > 0। नीचे वाली ब्रांच में जो 0 रखने पे x आया है, वो क्या > 0 आया है? यस सर, +2 भी है। बिल्कुल सही। इसका मतलब यहाँ से x = 2 के बारे में सोचा जा सकता है। चेक कभी करना पड़ेगा, लेकिन ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दे सकता है। कैसे करा, समझ आया? यस सर। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप लेते हैं। हमें fx पता था, उसने f ऑफ fx पूछा है। एक तो तरीका ये है कि f ऑफ fx बना लेते हैं, लेकिन बनाने में तो बहुत देर लगती थी। तो मैं क्या करूंगा, fx के बारे में सोचता हूं। मैंने देखा कि fx का जब इनपुट 0 हो रहा है तो डिसकंटिन्यूटी आ रही है। तो एक तो x = 0, ये तो लिख ही लिया, क्योंकि ये 0 होगा तो ये वाला f डिसकंटिन्यूटी ला रहा है। लेकिन एक बार देखा कि 2 f है, तो ये पूरा भी जब 0 हो रहा होगा तब भी f ऑफ 0 बनेगा, तब भी डिसकंटिन्यूटी आ सकती है।
तो ये पूरा 0, एक बार इस ब्रांच को 0 रखा, एक बार इस ब्रांच को, दोनों से वैल्यू निकाल ली। अगर वैल्यू अपनी कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन को सेटिस्फाई कर रही है तो एक्सेप्ट हो जाएंगी, वरना रिजेक्ट हो जाएंगी। जैसे ये वैल्यू आई यहाँ से ऊपर वाली ब्रांच से x की वैल्यू आई 2 0 होने के लिए, लेकिन 2 तो इसमें अलाउड नहीं है, कैंसिल कर दिया। यहाँ से आई +-2 x ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो 2 को ले लिया, -2 को कैंसिल कर दिया। अब मतलब इस 2 पे चेक करना है, एक तो हमें 0 पॉइंट मिला है, दूसरा 2 पे चेक करना है। 2 पे चेक करते हैं तो मुझे क्या करना होगा, f(f(2 माइनस और f(f(2 प्लस और f(f(2) ये चेक करने होंगे। क्या कहते हो, जब मैं 2 पे चेक करना चाहता हूँ? पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन करा है कॉम्पोजिशन वाला। f(f(2 माइनस देखते हैं। पहले मुझे बताओ f(2 माइनस कितना होगा, नीचे डालोगे या ऊपर? 2 माइनस को 2 से जस्ट पहले 1.99 ऐसा कुछ, ऊपर या नीचे डाल लेंगे सर? कहाँ पे? नीचे डालेंगे। नीचे डालेंगे। यहाँ पे x ग्रेटर देन, ये 1.99 है जो कि 0 से बड़ा होता है। तो जब नीचे डाल रहे हो तो क्या बन रहा है, f(2 माइनस कितना बन रहा है बोलो? 0 ही बन जाएगा। 0 प्लस बनेगा। यस सर, हाँ वही 2 से थोड़ी सी छोटी है क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी 4 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 से थोड़ी सी छोटी हो जाएगी। क्यों मैं प्लस माइनस लिख रहा हूँ, क्योंकि 0 पे फंक्शन हो सकता है आगे फ्लक्चुएट करे, जो कि कर भी रहा है। अब f(0 प्लस 0 प्लस नीचे या ऊपर, कहाँ डालूं बोलो? नीचे। आंसर आया 4 आया। यस सर। ठीक है, अब आया f(2 प्लस), तो f(2 प्लस) बताओ मुझे, f(2 प्लस) बताओ मुझे। 0 प्लस ही होगा। 2 प्लस यहाँ डालूंगा तो 0 माइनस माइनस। यस सर। 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहाँ डाली तो आया 4 माइनस 4 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू विच इज -0 पॉइंट समथिंग। f(0 माइनस) बता दो अब। -2। ये दोनों बराबर नहीं आए, बराबर नहीं आए, इसका मतलब x = 2 भी क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो क्या क्या मिला मुझे, x = 0 और 2, ये 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? कैसे देख रहे हैं हम? कोई डाउट हो किसी स्टेप सर पे? यहाँ तक तो आ गया, जैसे +-2 है तो हमने +2 ले लिया, तो उसके बाद आपने 3 केस +2 के लिए लिए हैं? हाँ, +2 के लिए, -2 तो रिजेक्ट हो गया था, यस तो सर। 2 भी रिजेक्ट हो गया था, ऊपर वाला एक ही बचा था x = 2। तो 2 के लिए मैंने लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और f(a) तीनों चेक करने हैं। तो ये उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये उसकी राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों बराबर ही नहीं आई, तो इस पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे। सर मान लो -2 भी आ जाता बाय चांस कहीं से, क्या चीज? मान लो -2 भी आ जाता। -2 भी आ जाता तो मैं ये -2 के लिए भी करता, f(f(-2 माइनस f(f(-2 प्लस f(f(-2), ये फिर उसके लिए भी करता। जितने भी पॉइंट्स आते हैं हर एक के लिए लेफ्ट, राइट और f(a) चेक करना। फिर फाइनल क्या था उसके क्या बाद? चीज? मान लो 2 के लिए भी हमने ले लिया और -2 के लिए भी ले लिया, हाँ, फिर तो आगे क्या करेंगे? 2 के लिए ये करा चेक, यस सर। लेफ्ट और राइट बराबर नहीं आई तो कह दिया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, अपने फाइनल आंसर में लिख दिया। ऐसे ही -2 के लिए भी चेक करता, अगर वहां भी लिमिट बराबर नहीं आ रही होती तीनों में से किसी की भी, तो भी उसको भी ऐड कर देता, यहाँ पे वो भी आंसर होता। अगर बराबर आ रही होती तो उस पर कॉन्टिन्यूस होता। ठीक है सर। समझ गए भाई? यस सर। सही है, बढ़िया। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी करा था, तुम्हें याद हो तो, बेसिक डेफिनेशन से। अब कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a से लेके b तक। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल a से लेके b तक। तो बहुत सिंपल और बिल्कुल ही कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टीज है। तो वो क्या कह रहा है पहली प्रॉपर्टी में, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल a से लेके b, देन इट इज अ बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन होता है जो दो पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच में रहता है, जैसे साइन एक्स। साइन एक्स सारी दुनिया को पता है -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो जो फंक्शन दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में ही वैल्यू लेता है उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो कभी इंफिनिटी पे जाता ही नहीं है उसको बोलते हैं बाउंडेड फंक्शन। तो वो कह रहा है अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल a से लेके b तक तो वो हमेशा बाउंडेड होगा।
क्लोज इंटरवल ए से लेके बी तक, तुम्हें कहा कि यहाँ से यहाँ तक, ए से लेके बी तक तुम्हें पेन नहीं उठाना, कोई फंक्शन बनाना है, तो यहाँ से चलोगे घूम फिर के बनाते रहोगे, कभी भी इंफिनिटी पे जा पाओगे क्या बताओ? क्योंकि इंफिनिटी पे जाओगे डिसकंटिन्यूअस हो जाओगे, लेकिन उसने कहा है कि कॉन्टिन्यूअस ही रहना है पूरे इंटरवल में, तो ये जो है कभी भी इंफिनिटी पे नहीं जा पाएगा। दो हाँ हो सकता है वो वैल्यू कुछ भी हो, कम ज्यादा इतनी इतनी, वो बाउंडेड वैल्यूज कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी, लेकिन वो रहेगा दो फाइनाइट वैल्यूज के बीच में। कॉमन सेंस की बात है, यस और नो? यस सर। ठीक है, दूसरा देखना, वो कह रहा है अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है, अगर डोमेन जो है वो क्लोज इंटरवल है, तो रेंज भी क्लोज इंटरवल ही होगी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। फिर से भैया इतना तो है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, इसमें ये तो है, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए टू बी, जैसे डोमेन हो गई क्लोज, तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में आएगी, कभी भी ओपन इंटरवल में नहीं आ सकती। रेंज क्या होती थी बताओगे मुझे? जो वैल्यू x लेगा, जो वैल्यू y लेगा, जो वैल्यू x लेगा वो डोमेन, जो वैल्यू y लेगा वो रेंज। तो मिनिमम से, अब मान लो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, तो अपनी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ, मिनिमम वैल्यू यहाँ, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। और ये दोनों क्लोज क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि वो डोमेन के ही पार्ट है। यहाँ पे जब x की वैल्यू ये होगी तो y ये मिलेगा क्लोज, ये मिलेगा क्लोज। तो वो कह रहा है अगर डोमेन क्लोज इंटरवल है तो रेंज भी क्लोज इंटरवल में ही होगी। ये भी बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, लेकिन है कब? जब कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तो इन्फिनिटी तक भी जा सकता है, और इन्फिनिटी पे चला गया तो ओपन हो जाएगी रेंज। फिर इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगाते हैं, लेकिन नहीं जा रहा तो वो वैल्यू वो ले रहा होगा तो हम क्लोज ही लगाएंगे। समझ गए? अब सुनो, इफ fx changes its sign from x equals to a to x equals to b, इसका मतलब ऐसे भी देख सकते हैं f of a and f of b are of opposite sign। fx जो है वो कॉन्टिन्यूस है, मैं प्रॉपर्टीज किसकी बता रहा हूँ? कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब मैंने तुम्हें कहा कि ये a है, ये b है, f ऑफ a जो वैल्यू आई और f ऑफ b जो वैल्यू आई वो ऑपोजिट साइन की है। सोचो अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे y पॉजिटिव हो, ऐसे ही होगा। अगर x इक्वल टू a पे y f ऑफ a नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा बीच में रूट्स, मतलब fx जो है वो 0 जरूर हुआ होगा? क्या कहते हो? यस सर, एक बार भी हो सकता है, सिर्फ एक बार भी, 3 बार भी, 7 5 बार भी, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होता है वैसे जनरली। एक बार कैसे होगा? एक बार सीधे चला जाए, ले ये a ये b, मान लो a पॉजिटिव है b नेगेटिव है और ऐसे चला गया, एक बार हो गया, 3 बार भी, 5 बार भी, कुछ भी हो सकता है। ऑड में रहती है वैसे जनरली। f ऑफ a एंड f ऑफ b आर ऑपोजिट साइन, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और अगर पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव फंक्शन गया है तो बीच में 0 तो गारंटीड हुआ होगा, मानते हो? यस हम सर। क्या कहते हैं, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ने, ये याद रखना कॉन्टिन्यूअस की बात कर, अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ने अपना साइन चेंज करा है तो वो बीच में जरूर 0 होके क्या होगा? कितनी बार ये हम नहीं बता सकते, लेकिन कम से कम एक बार जरूर हुआ होगा। एक बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 5 बार, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स वो 0, ऑड नंबर ऑफ रूट्स बीच में एग्जिस्ट करती है। वैसे ओड नंबर ऑफ इन्फिनिटी नहीं हो सकता? ऑड नंबर ऑफ इन्फिनिटी तक मतलब 1 3 5 ऐसे दो बाउंडेड वैल्यू के बीच में रहना, इनफाइनाइट बार कैसे हो जाएगा? वो तो फिर यही हो जाएगी एक्स एक्सिस ही, अगर तू इन्फिनिटी चाहता है तो साइन चेंज कर ही नहीं रही अपना। हाँ ये। और चौथा पॉइंट है इसका, ये भी बहुत आसान है, इफ fx is continuous this implies f inverse x is also continuous। सिंपल, अगर fx continuous है तो f inverse x भी continuous होगा, क्योंकि f inverse x होता क्या था? इमेज अबाउट द लाइन y is equal to x। याद आया? यस सर। तो अगर ये वाला ग्राफ मैंने बिना पेन उठाए बनाया है, उसको इमेज वाला जो ग्राफ होगा वो भी तो बिना पेन उठाए बना सकता हूँ। क्या कहते हो? सर ये जैसे कि चार- आपने मिरर इमेज बनाई थी कि उसमें तो पेन उठाया था आपने एक पे, तो वो इसमें भी उठाना पड़ा होगा ना? इसमें नहीं उठाया था, इसलिए तो कह रहा हूँ। तू है पागल।
नहीं सच्ची अभी ध्यान तो नहीं आ रहा मेरे को। अरे वो मैंने अपनी मर्जी से उठाया था या मजबूरी में उठाना ही पड़ा था? ऐसे तो मैं कोई भी साइन एक्स का ग्राफ बनाते हुए भी मेरी मर्जी है, मैं पेन उठा के बना लूं। लेकिन वो जो बिना पेन उठाए बन ही ना पाए, उसकी बात कर रहे हैं। वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए वहां रुक गया हूँ, पेन उठा लिया होगा। अब तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए भी उठा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, उठा रहा हूँ ले। तो ये थोड़ी है कि ये डिसकंटीन्यूअस हो गया। अगर उस ग्राफ में इसके लिए पेन उठाना पड़ा है तभी तो इसके लिए उठाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना। लॉग और एक्सपोनेंशियल का होगा। हाँ, लॉग और एक्सपोनेंशियल देख, दोनों में नहीं उठाना पड़ता। ऐसा थोड़ी है इसमें उठाना पड़ा और इसमें नहीं उठा, दोनों है तो सेम ही ग्राफ ना। इमेज फोटो ही तो खींची है उस तरफ को। तूने कभी देखा है कि तू कॉन्टिन्यूअस है और तेरी फोटो डिसकंटीन्यूअस हो गई? अनटिल एंड नहीं अनलेस सर। कैमरा खराब ना हो। तो ये दोनों एक दूसरे की फोटो ही तो है, उस वहां पे शीशा रख दिया y इक्वल टू x पे उसके अबाउट। तो अगर ये साबुत है तो ये भी साबुत होगा, ये टूटा फूटा है तो ये भी टूटा फूटा होगा। क्या कहते हो? सर यस सर। ठीक है, 4 पॉइंट थे, चारों में से किसी में कुछ पूछना चाहो तो पूछ। कॉमन सेंस के थे, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था। किसी ने कुछ नहीं पूछा तो मैं आगे चलता हूँ। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम बहुत ही आसान थ्योरम है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम वो क्या कह रहा है, सुनना। इफ f is continuous in closed interval a to b, if f is continuous in closed interval a to b and f of a is not equals to f of b, मतलब फाइनल जो वैल्यूज हैं वो अलग अलग आनी चाहिए। then for any value c belonging to f of a से लेके f of b, there exists at least one number, तुम भी लिख लेना साथ साथ, at least one number, there exists at least one number x naught in interval a से लेके b for which f of x naught equals to c। अंग्रेजी पढ़ना कुछ समझ आ रहा है? यस अंग्रेजी समझ आ गई भाई? यस देखें क्या कह रहे हैं। ये a ले लेता हूँ, ये b ले लेता हूँ, यहाँ से मान लो ये f ऑफ a है, यहाँ से ऐसे घूम के मैं पहुंच गया, ये पॉइंट f ऑफ b है, ये मिला f ऑफ a, ये मिला f ऑफ b। क्या कह रहा है जरा ध्यान से सुनो, और है बड़ा चुन्नू, ऐसे तुम्हें ऐसे शायद इसमें थोड़ा खतरनाक लिख रहा हूँ मैं। देखो क्या कह रहा हूँ, वो कह रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है a से लेके b तक क्लोज इंटरवल, और अगर कोई वैल्यू ऐसी है जो कि अगर कोई y की वैल्यू तुम इसके बीच में देखोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू तुम्हें इनके बीच में जरूर मिलेगी। ये थ्योरम है, बस इतना ही। अगर कोई y की वैल्यू, ये y को उसने c का है प्यार से और इसको उसने x नॉट का है। देखो फॉर एनी फंक्शन a से लेके b f ऑफ b के बराबर नहीं लिया, देयर एग्जिस्ट अ c बिलोंगिंग टू दिस, मतलब यहां से लेके इस इंटरवल में जो उसकी रेंज है उसमें कोई भी c मतलब कोई भी वैल्यू उठाओगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई x नॉट तुम्हें इसके बीच में जरूर मिलेगा। इतनी कॉमन, क्योंकि यहां से सोचो तुम, यहां से लेके यहां तक बिना पेन उठाए गए हो कॉन्टिन्यूअस है मतलब बिना पेन उठाए बनाया, चाहे तुमने ऐसे बनाया चाहे तुमने ऐसे बनाया, कैसे भी ग्राफ बनाया, लेकिन इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये सारी वैल्यूज बिना पेन उठाए तुमने कवर करी है। और अगर कवर करी है तो इसमें से कोई भी y, इसके बीच में कोई भी y लेता हूं तो उसके लिए कोई भी x यहाँ इसके बीच में जरूर मिलेगा। ये वो इंटरमीडिएट थ्योरम बता रहा है, जो कि कॉमन सेंस की बात है। सोच के देखो, बताओ कोई डाउट हो तो। यस सर।
सर ये तो जरूरी नहीं है कि वैल्यू मिलेगी, ज्यादा भी मिल सकती है। क्या 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 क्या? ये तो जरूरी नहीं है कि एक ही वैल्यू मिलेगी। ना ना ना, जरूरी नहीं है। देख इसके लिए 2 3 मिल रही होंगी। यस सर, ये कितनी? देख यहाँ पे भी मिल रही है, यहाँ पे भी मिल रही है। ऐसा जो उसने कहा एटलीस्ट, ये देखो उसने कहा एटलीस्ट एक मिलेगी, एक से ज्यादा भी मिल सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक यस जरूर सर। मिलेगी, ये गारंटी है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नो सर। सब सही है भाई? यस सर। आ जाओ। ये इसके साथ हमारा कॉन्टिन्यूटी चैप्टर हो गया खत्म। कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक हो गया खत्म, मतलब चैप्टर नहीं खत्म हो, टॉपिक खत्म हो। अब मैं तुम्हें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बोर्ड में तो हम एल हॉस्पिटल नहीं लगा सकते, लिमिट्स का कंसेप्ट ज्यादा नहीं यूज कर सकते, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें सीबीएसई में कैसे लिख के आना है ये बता रहा हूँ। सर हाँ, जो एलसीडी है उसमें डी क्या? डिफरेंशियबिलिटी अभी आएगा आगे। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। लिमिट तो वैसे तुम्हारी एनसीईआरटी के हिसाब से 11th का टॉपिक है। 11th का टॉपिक है? एनसीईआरटी में 11th में पढ़ा होगा ना तुमने, याद करो। कौन सा टॉपिक सर? क्या? कॉन्टिन्यूटी। लिमिट्स लिमिट्स लिमिट। लिमिट्स। लिमिट्स तो कॉन्टिन्यूटी था 12th का है, डिफरेंशियबिलिटी 12th का है। लिमिट्स था पूरा चैप्टर ही था एक। हाँ, लिमिट्स तुमने पढ़ा होगा, वो 11th का होगा। तो तुम लिमिट्स के जो कंसेप्ट्स हैं, तो वो तो हमने उसमें कोई सीबीएसई में कैसे लिखना है उसकी हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 11th में चला ही गया। लेकिन कॉन्टिन्यूटी में तुम्हें सीबीएसई में कैसे लिख के आना है ये जरूरत है हमें। समझे या नहीं बात को? यस सर। तो अब सुनो, मैं तुम्हें एक क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ प्रॉपरली कि लिखना कैसे है। लोगों मैं एक्सरसाइज निकाल लूं पहले। देखो ये अब सर हम 5.1। एनसीईआरटी कर सकते हैं ये चैप्टर? हाँ हाँ बिल्कुल आसानी से, अभी देख 2 मिनट में कर देगा। एक ही एक्सरसाइज है कॉन्टिन्यूटी की, चुन्नू सी होगी, मिनट 2 नहीं 5.1। लगेंगे, खत्म भी हो जाएगी। 5.1 मैं तुम्हें, लेकिन देखो करना और प्रेजेंटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है उसकी जरूरत है ज्यादा। और इसमें तुम्हें कितनी जल्दी, ऐसे तो हमने क्वेश्चन ओरली ऑब्जर्व करके भी करे हैं, कुछ कुछ सिखाए भी है मैंने, लेकिन बोर्ड में तो तुम ऐसे नहीं लिख सकते ना कि ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, रीजन की मैंने ओरली ऑब्जर्व कर लिया। उन्हें तो हर चीज ढंग से लिख के दिखानी पड़ेगी। क्या कहते हो, समझ आई बात? एल हॉस्पिटल उसमें एक्सेप्टेबल नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं है। देखो कैसे करना है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 5.1 जैसे मैं करूंगा वैसे ही करोगे, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशंस लगाओगे, कोई एल हॉस्पिटल नहीं, कोई कुछ नहीं। देखते हैं क्यों कैसे। नहीं एक्सेप्टेबल? क्या चीज एक्सेप्टेबल क्यों नहीं आता ये चीजें? एक्सेप्टेबल इसलिए नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ, कोर्स का पार्ट नहीं है, हर एक को आता हो नहीं आता हो कोई गारंटी नहीं है। जो शॉर्टकट्स होते हैं वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, क्योंकि शॉर्टकट्स हर एक को पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर शॉर्टकट हर इंसान को पता हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पेपर चेक करने वाला कैसे चेक करेगा? और अगर शॉर्टकट ही लगाते रहोगे, मान लो शॉर्टकट से आंसर देख दिया और किसी बच्चे ने किसी और का आंसर देख के लिख लिया, तो कैसे पता चलेगा कि उसे प्रोसेस आता भी है कि नहीं? समझे नहीं बात को? मान लो एफ एक्स दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, 2x + 3, इसमें मैं कह रहा हूँ x <= 2, और 2x - 3 जिसमें मैं कह रहा हूँ x <= 2। ये क्वेश्चन नंबर 6 है तुम्हारी एक्सरसाइज का। उसने कहा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी या फिर डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। अगर मैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो लेफ्ट साइड पे ये सारा संभाल लेगा, राइट साइड पे सारा संभाल लेगा, x = 2 पे ही चेक करना है। 2 पे इधर से डालूंगा वैल्यू 7 मिल रही है, इधर डालूंगा -1, तो x = 2 इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरा क्वेश्चन हो गया खत्म। हो गया या नहीं? यस सर। इतना ही है ना? यस सर। उसने कहा डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी या फिर डिस्कस द डिसकंटिन्यूटी या द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, जो भी उसने पूछा। x = 2 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस। क्यों? मैं इससे पहले पॉलिनोमियल है, इसके बाद पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल कभी भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस होता नहीं है। 2 पे फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है, 2 के लेफ्ट में 2 के राइट में, यहाँ वैल्यू डाली 7 मिली, यहाँ वैल्यू डाली 1 मिली, और दोनों अलग अलग हैं इसलिए कह दिया कि डिसकंटिन्यूअस है।
लेकिन अब पेपर में ऐसे थोड़ी ना लिख के आ सकता हूँ कि x इक्वल्स टू 2 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। कैसे पता चलेगा उन्हें पेपर में कि तुम्हें आता भी है या नहीं है, तुमने किसी से पूछ के लिखा है या आगे वाले से देख के लिख लिया? तो तुम्हें पूरा एक्सप्लेन करना होगा क्वेश्चन में। कैसे एक्सप्लेन करना होगा देखो, 2 के लेफ्ट साइड पे फंक्शन अलग है, 2 के राइट साइड पे फंक्शन अलग है, 2 पे वो फंक्शन अपनी डेफिनेशन बदल रहा है। तुम्हें 3 केस बनाने होंगे। देखो नंबर लाइन पे 2 बनाओ, 2 का लेफ्ट ये और ये 3 केस बनेंगे। 2 के लेफ्ट में 2 पे और 2 के राइट। पहले मैं चेक करता हूं, मान लो 2 के लेफ्ट केस 1 व्हेन x इज लेस देन 2। अभी मैं 2 पे बात नहीं कर रहा हूं, 2 के लेफ्ट में बात कर रहा हूं। केस 2 बनाऊंगा ग्रेटर देन 2, केस 3 बनाऊंगा x इक्वल्स टू। बात समझ आई? 3 केस कैसे बना रहा हूं, बात समझ आई? यस और नो? यस सर, आई थोड़ी 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 आई। दोबारा बताना एक बार। अरे ये देखो तीन चीजें होती हैं 2 के लेफ्ट में, 2 पे और 2 के राइट में। पहला केस लिया 2 के लेफ्ट, जो कि हम ओरली बोल रहे थे कि पॉलिनोमियल है, कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार इस ब्रांच को अलग से स्टडी कर रहा हूँ, एक बार इस ब्रांच को अलग से स्टडी कर रहा हूँ, एक बार x इक्वल टू 2 पे करूंगा क्योंकि 2 पे फ्लक्चुएट कर रहा है। तो मैंने पहली ब्रांच उठाई है ये, जो कि x लेस देन 2 के लिए वैलिड होगी। इक्वल टू 2 अलग से लूंगा इसलिए नहीं लिया। x लेस देन 2 के लिए जो फंक्शन है वो कौन सा है? 2x प्लस 3 है। मैंने कहा लेट c बी point, let c be a point in this interval। इसका मतलब c बिलोंग करता है -∞ से 2 तक। सही है। इस c के लिए मैं चेक कर रहा हूं। कैसे? अब मैं चेक कैसे करता था? किसी पॉइंट पे लिमिट मान लो 5 पे चेक करनी है, तो कैसे चेक करता था बोलो? तो पुट कर देते थे 5 लेफ्ट राइट और उस पॉइंट। तो मैं c, अब मैं किसके लिए चेक कर रहा हूँ? c के लिए, जो कि इस इंटरवल में कहीं है। c x की वैल्यू है जो कि इस इंटरवल में मैं कहीं है। तो c के लिए मैं पहले क्या लिखूंगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर लिखूंगा राइट हैंड लिमिट, फिर लिखूंगा एफ ऑफ सी। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है c माइनस पे, राइट हैंड लिमिट का मतलब है c प्लस पे, और एफ ऑफ सी का मतलब है c पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट c माइनस, इसमें क्या करूंगा? c इक्वल्स टू c माइनस h, सब्स्टिट्यूट करूंगा। सब्स्टिट्यूट c इक्वल्स टू c माइनस का मतलब क्या होता था मुझे बताओगे? c माइनस का मतलब क्या होता था? लेफ्ट हैंड लिमिट। हाँ, और तुम्हें याद है सबसे पहले लेक्चर में हमने लिखा था a माइनस h a प्लस h, याद आया? a माइनस h a प्लस h, मतलब a से जस्ट पहले होगा a। तो c माइनस का मतलब क्या? c से जस्ट पहले, और c से जस्ट पहले x की वैल्यू क्या हो जाएगी? c माइनस h, ऐसी हो जाएगी। तो तुम इस फंक्शन में 2 इंटू c माइनस h प्लस 3, इसमें h टेंडिंग टू 0 है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है। c से जस्ट पहले अगर कोई वैल्यू लिखनी है तो वो कौन सी होती है? c माइनस h होती है ना। नेबरहुड याद करो, सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, a माइनस h a प्लस h, वही लिखा है। अब मैं c के लिए चेक कर रहा हूँ, तो c से जस्ट पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा, जिसको हम c माइनस लिखा करते थे अभी, लेकिन अब क्या लिखूंगा? x इक्वल टू c माइनस h अकॉर्डिंग टू CBSE। c माइनस की जगह c माइनस h, जिसमें लिमिट क्या है? h टेंडिंग टू 0। और जो फंक्शन मेरे पास था उसमें x की जगह क्या रख दिया? c माइनस h, बना 2c माइनस 2h प्लस 3। h को क्या डालना है? 0, और 0 डालने में कोई दिक्कत नहीं है, तो बना 2c प्लस 3 बना। बोलो राइट हैंड लिमिट में क्या करूं? सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू c प्लस h, क्या बनेगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 इंटू c प्लस h प्लस 3, तो आएगा 2c प्लस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ही, h को 0 डाला, आया 2c प्लस 3। f ऑफ c के लिए fx दिया हुआ था, ये c डाल देता हूं तो बनेगा 2c प्लस 3। मुझे ये बताओ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये तीनों सेम आया? यस और नो? यस सर। तीनों सेम आए हैं, तो तुम क्या कह दोगे? जैसे एस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एफ ऑफ सी, दिस implies fx is continuous
फॉर x इक्वल्स टू c होगा। और c Yes. क्या था, कोई एक पॉइंट था इसमें, मतलब तुमने ये प्रूव कर दिया कि इस पूरे इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि c तो कोई जनरल पॉइंट था, इस इंटरवल में कहीं भी हो सकता है। तो इस पूरे इंटरवल के लिए, जो कि हम सीधे नहीं बोल रहे थे कि लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल है सब संभाल लेगा, ये एक लाइन होती थी हमारी, लेफ्ट साइड में पॉलिनोमियल है सब संभाल लेगा। तो लेफ्ट साइड में उसको कैसे प्रूव करा है, समझ आया कि नहीं? Yes, sir. अभी एक बार राइट में भी करना होगा, और यही चीज तीन, अभी ये केस 1 हुआ है, 2 और 3 भी आने हैं अभी, केस 2 देखते हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है चार का सर? चार सिर्फ 4 का, 3 केस? अबे ज्यादा नहीं है, ये पहली बार देख रहे हो इसलिए 5 मिनट में लिखा जाता है क्वेश्चन, 5 से भी पहले ही लिखा जाता है। केस 2, अब मैं पहले ऊपर एक बार fx लिख लेता हूँ। fx क्या था, fx था 2x, क्या था fx 2x प्लस 2x प्लस, और यहाँ पे 2x माइनस 3, यहाँ पे था x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यहाँ पे x लेस देन 2, ऐसा ही था ना, यहाँ पे था लेस देन इक्वल्स, उल्टा लगा दिया आपने। हाँ लेस देन इक्वल्स टू था, यहाँ पे ग्रेटर। चलो केस मान 2 लो क्या सर, ले रहा हूँ, जब c बिलोंग करता है 2 से लेके इंफिनिटी, केस 2 ले रहा हूँ। तो इसमें भी फिर से क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। अब ये देखो ये कंपैरेटिवली जल्दी लिखा जाएगा f ऑफ c, और फंक्शन क्या बनेगा, fx कितना बनेगा 2x माइनस 3, क्योंकि अब मैं इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि c मेरा 2 से इंफिनिटी में है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगी मेरे पास, x की वैल्यू क्या डालनी है, c माइनस h, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू c माइनस h, तो क्या बनेगा मेरे पास 2 इंटू c माइनस h माइनस 3, जहां भी h यूज करो लिमिट h टेंडिंग टू 0 जरूर लिखते रहना, तो आएगा 2c माइनस 2h माइनस 3, h को 0 डाला 2c माइनस 3, ये बन गया। राइट हैंड लिमिट सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू c प्लस h, सब्स्टिट्यूट x इक्वल्स टू c प्लस h, तो बना 2 इंटू c प्लस h माइनस 3, तो बना 2c प्लस 2h माइनस 3, क्या आंसर आया 2c माइनस 3, क्योंकि h को तो 0 ही हो जाना है, लेकिन हर जगह लिखना जरूर है लिमिट h टेंडिंग टू 0 की बात हो रही है, जहां जहां h लिखोगे। f ऑफ c सब्स्टिट्यूट करना है 2c माइनस 3, फिर से क्या लिख दूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर आ गई राइट हैंड लिमिट के, बराबर हो गया f ऑफ c के, दिस इंप्लाइज fx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल का ये सिंबल होता है c बिलोंगिंग टू 2 से लेके इंफिनिटी, पहले माइनस इंफिनिटी से 2 तक लिख दिया, फिर 2 से इंफिनिटी तक। अब बचा क्या, केस 3, केस 3 में क्या लिया हमने, लिया फॉर व्हेन c इक्वल्स टू 2 इज c इक्वल्स टू 2 के लिए चेक करा। एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x को क्या डालूंगा 2 माइनस h, राइट हैंड लिमिट क्या डालूंगा x को 2 प्लस h, और f ऑफ 2 में x को क्या डालूंगा 2 डालूंगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साथ साथ लिखते रहना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस h, लेफ्ट हैंड ऊपर या नीचे बोलो, लेफ्ट ऊपर या नीचे, ऊपर, तो आएगा 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, और यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 प्लस h माइनस 3, और यहाँ पे आएगा 2 ऊपर या नीचे था 2 इंटू 2 प्लस 3, जहां भी इक्वलिटी, ये बना 4 माइनस 2h प्लस 3, ये बना 4 अरे प्लस बीच में आपने 2h -3 क्यों लिख दिया? ये देख ले, 2 प्लस तो ऊपर से लेगा कि नीचे से लेगा, अच्छा हाँ ठीक है। वो तो डेफिनेट वो अपना चलता रहेगा। यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 7, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब क्या लिखूंगा, fx इज डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2, और फाइनल लाइन लिखूंगा fx हैज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अदरवाइज इट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस, ये मेरा फाइनल कंक्लूजन होगा। जो कंक्लूजन मैंने ओरली दे दिया था पहले, यहीं पे ही दे दिया था हमने, 1 सेकंड लगाया था, ये क्वेश्चन कंपटीशन के हिसाब से तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, इससे आसान कोई नहीं होगा, क्या कहते हो? कंपटीशन के लिए देखना है 2 इधर डालेंगे 2 इधर डालेंगे, काम खत्म। लेकिन काम खत्म नहीं, सीबीएसई में इतना लिखने का कोई नंबर नहीं है ना, सीबीएसई में ये नंबर दिलाएगा तुम्हें, ये पूरा ये लिखोगे, यहाँ टिक्का लगेगा, 4 नंबर मिलेंगे। फिर से देखें एक बार, हाँ बोलो, किसी कुछ कहना था? 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 6 और 4 के होते हैं? हाँ 6 और 4, 6 मार्क्स का भी आ सकता है सर।
4 का आता है जनरली, ऐसे आसान क्वेश्चन है ना, मुश्किल नहीं है ना। काम तो है, कितना बड़ा है, 3 अरे केस। तो यार सीबीएसई में तो लिखना पड़ेगा, लिखने के ही तो नंबर मिलते हैं। मुझे ये बताओ लिखना कैसे है, समझ आ गया कि नहीं? हर क्वेश्चन में ऐसे ही Yes. जिस भी पॉइंट की वो बात करेगा 3 केस बनेंगे। एक बार उसके लेफ्ट में एक केस, और लेफ्ट में हमें क्या लेना है, एक सी पॉइंट ले लेना है जनरलाइज, उस इंटरवल में लाई करने वाला कोई सी पॉइंट। सी के लिए सी प्लस एच, सी माइनस एच और सी तीनों डाल देने, दिखा देना कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस जो भी आए, वैसे जनरली कॉन्टिन्यूस ही आएगा। आ गया तो लिख दिया फॉर ऑल सी बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके 2। इसका मतलब पूरी लेफ्ट वाली ब्रांच हमने कवर कर दी। एक बार पूरी राइट वाली कवर करनी है, क्या करना है, सी प्लस एच, सी माइनस एच, फिर से वही लेके सी चलना है। और फिर देखना है कि एक बार 2, क्योंकि 2 पे फ्लक्चुएट हो रहा है, तो व्हेन c इज इक्वल टू 2, या फिर व्हेन x इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो। x को डाला 2 प्लस एच, 2 माइनस एच, और ये लेफ्ट राइट और ये लिमिट निकाल। समझ आया सीबीएसई में नंबर कैसे मिलेंगे, ये समझ आया? यस सर। तो जो भी क्वेश्चन सर आएगा तुम्हारे पास, हाँ जैसे आखिरी में कम टाइम रह जाता है कई बार, तो जैसे आपने जो बताया था कि वही जैसे जो उसको अगर लिख दे इंग्लिश में और फिर एक्स ये डिस्कंटिन्यूटी 2 बता दे तो वो भी चल जाता है। यार चलने में तो फिर उसके मूड पे डिपेंडेंट है ना, जो तेरा पेपर चेक कर रहा है। हो सकता है एक आधा नंबर दे दे तेरे पे दया खा के। तो बिल्कुल भी नहीं देगा है, हैं? पूरे तो बिल्कुल भी नहीं देगा। पूरे तो मिल ही नहीं सकते ना, जब पूरे देख 2 पेज में क्वेश्चन होना है, सोच 2 पेज भरे हैं मैंने, और तू कह रहा है कि 2 लाइनें लिख दूं, उसमें कितने नंबर मिलेंगे? हाँ तेरा पिछला पेपर अच्छा चल रहा है और तेरा इंप्रेशन उस टीचर पे अच्छा डाला हुआ है, तो एक आधा नंबर मिल जाएगा, नहीं तो कांटा ही बजेगा। पूरे तो तू सोच भी मत, चाहे तू 1000 का 2000 का नोट चिपका दे वहां पे तो भी ना मिले। वैसे उससे फायदा होता है कुछ? कोई फायदा नहीं होता, नोट का नुकसान होता है बस। यस सर, अपना खुद का नुकसान होता है बस। चलो हाँ भाई, तरीका समझ आया एनसीईआरटी में कैसे, सीबीएसई में कैसे लिख के आना है तुम्हें। यस सर। हर चैप्टर में ऐसे ऐसे वो भी बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि सीबीएसई भी तुम्हें देना है। और बकायदा तुम्हारे सीबीएसई के टेस्ट 3 घंटे के कंडक्ट भी होंगे। इस वेंसडे को तुम्हारा टेस्ट है, ऑब्जेक्टिव वाला है या नहीं? कब नहीं बताया आपने? अरे आया तो है ग्रुप में ग्रुप में इम्पोर्टेंट मैसेज डाला था मैंने, फुल सिलेबस टेस्ट है जितना अभी तक कवर हो गया है, तो कॉन्टिन्यूटी तक सारा आएगा सिलेबस जितना हम पढ़ इस चुके हैं। कब है इस वेंसडे को वेंसडे? ग्रुप में मैसेज डाला हुआ है बड़े दिनों से। सर वो तो बस ठीक है, फिर ना बता मेरा रहा है। रिलेशन एंड फंक्शन थोड़ा रहता है, उसका क्या करूं? तेरा रहता है या हम सबका रहता है? मेरा ही रहता है बस। तो फिर तू पढ़, और क्या करेगा। नहीं करवाना रहता है। नोट्स ले इनमें से किसी से, नोट्स लेके आ जा मेरे पास, इसी वीकेंड आ जा भले, नोट्स आज जुगाड़ कर ले और मुझे मेरे पास वीकेंड पे आ जाओ, मैं पढ़ा। मैं भी आ जाऊंगा। हाँ हाँ दोनों आ जाना आपस में आर्यन कंसल्ट। नोट्स मैं है भी ना तेरे आऊंगा। पास? बस सारे आ जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नोट्स कांटेक्ट लेके कर आना लियो। अच्छे से जेरोक्स करा के, जिसने सही से बनाए हो। वो तुम अपने क्वेरीज ग्रुप पे डिस्कस कर लेना, नोट्स कौन दे रहा है और कौन कौन आ रहा है। जिसने आना हो टाइम मैं बता दूंगा, मुझसे एक जना टाइम पूछ लेना और बाकी सर्कुलेट कर देना। आर्यन है सर कैप्टन, वो कर लेगा। जो मर्जी कर लेना, वो देख लेना। चलो मैं यहीं पे रुकता हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग हैं। उसके भी नोट्स भेज देना, क्या नाम था उस पहले चैप्टर का? वो इन्होंने भेज दिया, डेरिवेटिव्स वाले। मेरे नहीं, पास कोई नोट्स नहीं है, ये आपस बच्चे में भेज देंगे ना सर, हाँ जिसके क्वेरी जिसने अच्छे से बना रखे हो। क्वेरी ग्रुप में देख लेना। चैप्टर के ठीक है सर।